अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट जीनोम मैपिंग को। जिस तरीके से उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये हम नक्शा बना रहे हैं या हम मैप बना रहे हैं जीनोम का, कि कौन से जीन्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। सो जीन या जीनोम मैपिंग इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द लोकस, यानी कि पोजीशन ऑफ जीन्स एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो इस नक्शे में हम एक तो लोकेशन बता रहे होते कि ये जीन उस जीनोम में कहाँ पर मौजूद है, और दूसरा दो जीन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है तो वो भी हम बता रहे होते हैं इसी मैपिंग के थ्रू। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इन 1911 थॉमस हंट मॉर्गन, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हमें बताया था कि जीन फॉर द आई कलर वाज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई। जो हमने ड्रोसोफिला पर इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था डॉक्टर टी.एच. मॉर्गन का, कि जो उन्होंने बताया था कि जो आई कलर को कोड करने वाला जीन होता है तो वो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स पर लोकेटेड होता है। तो अब ये हमें उस जीन का पता बता रहे हैं। किस जीन का पता बता रहे हैं? आई कलर को कोड करने वाले जीन का एड्रेस बता रहे हैं कि वो मौजूद होता है सेक्स क्रोमोसोम के एक्स पर। तो ये हमारे पास एक मैप है। इसके अलावा E.B. विल्सन, ये वो साइंटिस्ट थे दैट attributed the sex linked gene are responsible for color blindness and hemophilia in human being। जो ह्यूमन बींग में हमने कहा कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन सेक्स क्रोमोसोम के एक्स पे मौजूद होता है। तो ये भी अब हम लोकेशन बता रहे हैं उस जीन की। तो ये हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री है कि यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से जो मैप्स हैं तो उनका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। इन्होंने तो कुछ जीन्स के बारे में हमें लोकेशन बताई थी, लेकिन इसके बाद हमें फिर बाद में जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करे थे तो उस टाइम भी साइंटिस्ट के माइंड में ये था कि हम सारे के सारे जो जीन्स हैं तो इनका एक मैप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से एक कंट्री का नक्शा होता है, एक सिटी का नक्शा होता है, तो इस तरीके से हमारे पास हमारे जीनोम का भी एक मैप मौजूद होता है, और उस मैप में हम जिस भी जीन को ढूंढना चाहे तो वो हम आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम मैप्स यूज़ कर सकते हैं। हमने इन टाइप्स ऑफ जीनोम मैप को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक मैप्स एंड द सेकेंड वन इज़ द फिजिकल मैप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक मैप्स that are also called as linkage maps. This type of map give us an indirect estimate of the distance between the two locations या loci of the genes। ये जो मैप है ये इतना एक्यूरेट मैप नहीं है, ये हमें जस्ट ये बता रहा होता है कि दो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है या ये एक दूसरे से दूर दूर मौजूद है। तो ये हमें जस्ट ये बता रहा होता है। अब जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल ले तो ये जो मैप है ये हमें ये बता रहे थे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये एक दूसरे के करीब करीब लोकेटेड सिटीज़ है। अब कितना डिस्टेंस है उसमें, कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में है या कहीं और पर है, या हमें नहीं बता रहा होता है। जस्ट हमें ये बता रहा होता है कि एक दूसरे के करीब करीब है या एक दूसरे से दूर दूर है। तो by using linkage map we can determine the probability of the genes whether they are near or far with each other। just हमें इतना आइडिया होता है कि करीब है या दूर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैप, जिसमें आप इनडायरेक्टली दो जीन्स का डिस्टेंस मालूम करते हो कि वो करीब है या वो एक दूसरे से दूर दूर लोकेटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज़ फिजिकल मैप। यहाँ एक बहुत प्रिसाइज मैप है और हमारे काम का ज़्यादातर मैप यही होता है क्योंकि ये हमें बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। इट टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ जीन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैप हमें ये बताता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 पे कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं। एक तो हमें उसकी लोकेशन बताता है, दूसरा इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द ट्रू डिस्टेंस इन मेजरमेंट कॉल्ड बेस पेयर्स बिटवीन द लोकेशंस और लोसाई ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें एक्चुअल डिस्टेंस भी बता रहा होता है। एक्चुअल डिस्टेंस हमें किस तरह बता रहा होता है, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उनके दरमियान में कितने बेस पेयर्स मौजूद है तो ये मेजर कर कर हमें बता रहा होता है। तो हम कहते हैं कि फिज़िकली एक जीन कहाँ पर मौजूद है उस मैप में, तो ये बताने के लिए हमारे पास फिज़िकल मैप मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास जीन है ए और दूसरा हमारे पास है जीन बी। तो अगर हम ये बताते हैं कि ये दोनों जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 1 पर और इन दोनों जीन्स के दरमियान में 100 बेस पेयर्स का डिस्टेंस मौजूद है, तो इट मीन कि हम फिज़िकल मैप की बात कर रहे हैं।
तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें दोनों तरह के मैप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हम अगर कहें कि ये जीन और ये जीन है और इनके दरम्यान में इतना बेस पेयर्स मौजूद है, तो जेनेटिक मैप हमें ये बता देता है कि क्या ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है या ये एक दूसरे से दूर दूर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम मैप को यूज़ कर कर किसी भी पर्टिकुलर जीन की जो लोकेशन है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर्स को। जेनेटिक मार्कर्स हमने कहा कि ये लैंडमार्क्स है, इसको हम निशानी के तौर पे यूज़ करेंगे, और जो हमारे अननोन जीन्स होंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होंगे तो उनको उनकी लोकेशन का अंदाज़ा हम इन फेमस जीन से लगाएंगे। तो ये हमारे कोडिंग रीजन्स में भी आ सकते हैं और ये कोड करेंगे फॉर नोटिसेबल फिजिकल कैरेक्टर्स को, मतलब कि कोई आई कलर को कोड करने वाला जीन भी हम एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। हेयर कलर को कोड करने वाला जीन भी हम लैंडमार्क को यूज़ कर सकते हैं। इनकी लोकेशंस हमें ऑलरेडी नोन होती है, तो जब इनकी लोकेशन नोन होती है तो फिर हम किसी अननोन जीन तक पहुँचने के लिए इन जीन्स का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पर्टिकुलर जीन वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर ब्लड ग्रुप को कोड करने वाला जीन मौजूद है, तो आपका ध्यान डायरेक्ट क्रोमोसोम नंबर 9 पर जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये जो ब्लड ग्रुप को कोड करने वाला जीन है ये मौजूद है और ये बहुत फेमस जीन है। तो इसलिए आपको फेमस जीन से एक नॉन फेमस जीन की लोकेशन का अंदाज़ा होता है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कोडिंग रीजन में कुछ हमारे पास ऐसे जीन्स भी आ जाते हैं जो कि इतने नोटिसेबल कैरेक्टर्स को नहीं कोड कर रहे होते, बल्कि वो किसी डिजीज़ को कोड कर रहे हो, मतलब डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये जीन वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे इस पर्टिकुलर डिजीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन मौजूद है, तो आपका माइंड डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा कि मैं किस जीन की बात कर रही हूँ, कहाँ पे ये जीन लोकेटेड होगा। तो वो पर्टिकुलर जीन किसी फिजिकल कैरेक्टर को भी कोड कर सकता है या वो पर्टिकुलर जीन किसी डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो उन दोनों को हम एज अ लैंडमार्क के तौर पर यूज़ कर लेंगे और उसे हम अपने जो बाकी जीन्स हैं तो उनका फासला मेजर करेंगे। या ये हमारे पास नॉन कोडिंग रीजन्स में भी आ सकते हैं। नॉन कोडिंग रीजन्स में हमारे पास डीएनए बेस्ड रिएजेंट्स भी आ सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे एरियाज़ भी इस नॉन कोडिंग रीजन में आ जाते हैं जिनके ऊपर जब हम कोई केमिकल डालते हैं, मतलब कि हम कोई रिएजेंट्स डालते हैं, तो वो रिएजेंट्स एक्चुअली इन्हीं नॉन कोडिंग रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, वो इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, वहाँ पर आकर चिपक जाते हैं। तो जहाँ पर आकर हमारा ये रिएजेंट चिपक जाएगा तो वो हमारा लैंडमार्क होगा। ठीक है, तो इस जगह को भी हम एज आ निशानी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपने वो स्पेसिफिक केमिकल डाला और जहाँ पे वो जाकर अटैच हो गया तो इट मीन कि वही आपका लैंडमार्क है। तो ऐसे जगहों को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लैंडमार्क। और हम इस नॉन कोडिंग रीजन में पॉलीमॉर्फिज्म को भी एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। नॉन कोडिंग रीजन जो कि हमारे जीनोम के पास बहुत लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है, ये एरिया, इस जगह को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और इस सैटेलाइट डीएनए में कुछ हमारे पास स्पेसिफिक जगह होती है जिनको हम लैंडमार्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम जेनेटिक मार्कर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उनमें आ जाता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमने कहा था कि हमारे पास कुछ रिपीटिंग सीक्वेंसेस आ रहे होते हैं और उन रिपीटिंग सीक्वेंसेस में कहीं पर किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कट लगाने की जगह होती है। तो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगा रहा है तो उस जगह को हम एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जीन वहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कट लगाने की जगह है। तो इस तरह के साइट को भी हम एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। या हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जिसको हम VNTRs कहते हैं, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लैंडमार्क। और ये भी पॉलीमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि इनकी वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। और इसी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को हम मिनी सैटेलाइट DNA भी कहते हैं। और इसमें 10 से लेकर 100 बेस पेयर्स तक जो न्यूक्लियोटाइड्स है तो वो रिपीट हो रहे होते हैं। ये वो वाला पोर्शन होता है हमारे नॉन कोडिंग रीजन में जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है, इसलिए हम इसको टेंडम रिपीट्स कहते हैं। और इसको हम लैंडमार्क के तौर पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो मैं आपसे कहती हूँ कि ये वाला जीन वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे इस पर्टिकुलर
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का VNTR रिपीट हो रहा है, तो इट मीन कि मैंने आपको लोकेशन बता दी है कि ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, क्योंकि VNTR हमारे पास उसकी लोकेशन आपको पता होगी क्योंकि वो फेमस है, लेकिन वो जो अननोन या नॉन फेमस जीन है तो उसकी लोकेशन का अंदाज़ा आप इसी VNTRs की लोकेशन के बेस पर लगाते हो। या हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीट तो हो रहे होते हैं लेकिन उसमें कम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, या सिंपली हम इनको STRs भी बोलते हैं, और इसको हम माइक्रो सैटेलाइट DNA कहते हैं। और इसमें मैंने आपसे कहा कि कम न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है और इसमें कम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। इसमें 2 से लेकर 8 या 9 तक हम बेस पेयर्स के न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CTA। अब ये एक दफ़ा है, फिर इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास एज अ लैंडमार्क के तौर पर यूज़ हो सकता है। मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर जीन वहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पे शॉर्ट टेंडम रिपीट मौजूद है, तो आपको माइंड में डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा कि जो शॉर्ट टेंडम रिपीट है वो तो किसी फेमस जगह पे लोकेटेड है, तो इट मीन कि जहाँ पर वो लोकेटेड है तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर जीन भी लोकेटेड होगा। या हम SNPs को SNPs को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ लैंडमार्क। SNPs का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म अभी हमने ये कहा कि इसी की वजह से लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। ये हमारे इस सैटेलाइट DNA में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनमें बाकी न्यूक्लियोटाइड्स तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास GCCT है, किसी पर्सन 2 के अंदर ये GACT है, पर्सन 3 के अंदर ये GGCT है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस आ रहा होता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को जो कि बाकी न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंट लोगों में तो वो सेम होते हैं, लेकिन उन स्पेसिफिक सीक्वेंस में कहीं एक पर न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस आ रहा होता है, तो ऐसे सीक्वेंस को फिर हम बोलते हैं SNPs, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस SNP को भी हम एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम निशानी के तौर पे रख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जीन वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे ये पर्टिकुलर SNP मौजूद है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के लैंडमार्क्स आ गए। हमने ये बात की कि हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई नक्शा बना रहे होते हैं, तो जो फेमस जगह होती है तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, और जो इतनी फेमस जगह नहीं होती है तो जो फेमस जगह होती है तो उनके साथ हम उसका फासला नाप रहे होते हैं। तो ये जो फेमस जगह है, जो हमारे पास जेनेटिक मार्कर्स हैं, तो ये हमारे कोडिंग रीजन्स में भी आ सकते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स में भी आ सकते हैं। अब अगर हम कोडिंग रीजन की बात करें तो कोई ऐसा जीन भी हो सकता है जो किसी मशहूर तरह के फिनोटाइप को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको भी हम एज अ लैंडमार्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास कोई ऐसा जीन में हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीन वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करने वाला जीन मौजूद होता है। फिर हमने कहा कि हमारे नॉन कोडिंग रीजन में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह आ सकती है जिनको हम एज ए लैंडमार्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा कि हम DNA के ऊपर समटाइम कुछ केमिकल डालते हैं, तो वो केमिकल किसी ख़ास जगह पर आकर लिंक हो जाता है, तो जहाँ पे वो लिंक हो गया तो इट मीन कि वही हमारा लैंडमार्क है। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में भी आ सकते हैं, यही जो हमारे जेनेटिक मार्कर्स है। और हमने कहा कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हमारे DNA में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और ये हमारे सैटेलाइट DNA कहलाता है। तो इसी नॉन कोडिंग रीजन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी एज ए जेनेटिक मार्कर काम करता है। वो जगह जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है, उस कट करने वाली जगह को भी हम एज ए लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वाली जगह भी एज ए लैंडमार्क यूज़ हो सकती है। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स वाली जगह भी एज ए लैंडमार्क यूज़ हो सकती है, और SNP वाली जगह भी एज ए लैंडमार्क यूज़ हो सकती है। SNP में हमने कहा कि डिफरेंट लोगों में रिमेनिंग सीक्वेंस, एक लंबा चौड़ा सीक्वेंस होता है, वो तो सेम होता है, लेकिन उस लंबे चौड़े सीक्वेंस में किसी एक जगह पर कोई हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर्स को। और याद रखिएगा, ये जो जेनेटिक मार्कर्स हैं
तो ये स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की, तो सीक्वेंस तो सब में सेम रहता है, लेकिन इनका नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन ये सब कुछ स्पीशी स्पेसिफिक होता है, मतलब हमारे सीक्वेंसेस में और जो रिमेनिंग दूसरी स्पीशीज़ होती है तो उनमें बहुत बिग डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास ये जो मैंने डार्क से शो किए हुए हैं, तो यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए, इट मीन कि मैं जेनेटिक मार्कर्स को शो करने की आपको बता रही हूँ। अब ये हमारे पास एक जीन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग आई कलर। तो अब हमारे पास कोई दूसरा जीन है और वो यहाँ पे लोकेटेड है और वो इतना फेमस नहीं है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये जो जीन है ये उस आई कलर को कोड करने वाले जीन के करीब लोकेटेड है। तो इट मीन कि आपको डायरेक्ट अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए मैं इस जीन को रेफ़र कर रही हूँ, मैं इस जीन का आपको एड्रेस बता रही हूँ। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पर शॉर्ट टेंडम रिपीट मौजूद है, CTA, ये यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 टाइम के लिए शॉर्ट टेंडम रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस जीन का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह, ये जो इसकी जगह है ये हमें ऑलरेडी नोन होती है, तो हमें अननोन जीन की लोकेशन इसी से फाइंड आउट हो सकती है। अब इस तरीके से हम बात करते हैं SNPs की, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। ये MAN1 का हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये MAN2 का हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो देखिए ये जीन है और ये हमारे पास सेम जीन है, तो इसकी लोकेशन हम इस SNP से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास SNP है, देखिए बकिया रिमेनिंग तो इनका सीक्वेंस दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं SNPs। तो ये जीन कहाँ पर लोकेटेड है? ये जीन वहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर SNP मौजूद है। ये जीन कहाँ पर है? जहाँ पे SNP मौजूद है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास VNTRs हैं, FLPs हैं, तो ये हमारे पास शॉर्ट टेंडम रिपीट से ये SNPs हैं, ऑल दे आर एक्ट एज ए जेनेटिक मार्कर्स। यूजेस ऑफ जीन मैपिंग को अब हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम किसी कंट्री में या किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर जगह तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसका नक्शा देखते हैं, हम उसका मैप देखते हैं। तो हम मैप क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं ना, ताकि हम अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। फिर जो हमारी डेस्टिनी नहीं है तो वहां तक जाने की हम जहमत ना करें। तो इसी तरीके से हम जीन मैपिंग इसलिए बना रहे होते, ये इसलिए देख रहे होते ताकि हमें फाइंड आउट हो जाए कोई भी पर्टिकुलर जीन। वो जीन में भी रिस्पॉन्सिबल हो किसी डिज़ीज़ के लिए, मतलब जो हेरिटेबल डिजीज़ को कॉज करने वाले जीन्स है, अगर हमारा काम उस जीन के साथ है, हम उसके ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस जीन की लोकेशन का हमें अंदाज़ा हो जाए। या हम कोई ऐसा जीन ढूंढना चाह रहे हैं जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्पीशी में ये देखना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के अगेंस्ट इसमें कोई रेजिस्टेंट जीन मौजूद है या नहीं है, तो आप उसका जीनोम मैप देख लो, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस स्पीशी में ये जीन है कि नहीं है। इसी तरीके से हम किसी यूज़फुल जीन को भी ढूंढना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म में हम देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ है। इसी तरीके से उसी स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी हम क्वालिटीज़ देख लेते हैं उसकी जीन मैप से। अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने वाले जीन्स मौजूद है, और दूसरा उसी स्पीशी का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, तो इसको हम इसकी जीनोम मैप से देख लेते हैं और फिर इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसकी करवा देते हैं, तो जो इनकी गुड क्वालिटीज़ होती है तो वो उनकी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसी तरीके से हम जो ब्रीड है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसी की जीनोम मैप को देखकर। हमें एवोल्यूशन का अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये जो जीनोम मैप है तो ये स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम किसी दूसरे स्पीशी का मैप उठा लें तो वो जो दूसरी स्पीशी है तो उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। तो अगर दो स्पीशीज़ का मैप एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहा है ज़्यादा हद तक, तो इट मीन कि उनकी एक दूसरे से एवोल्यूशन हुई है। लेकिन अगर दो स्पीशीज़ का मैप एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है तो इट मीन कि एवोल्यूशन नहीं हुई है उन दोनों की। जिस तरीके से हमें मैप को कंपेयर कर कर एवोल्यूशन का भी पता चल रहा होता है। इट अलाउज द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। एक स्पीशी के अंदर कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं और इसमें कितने कॉम्प्लेक्स टाइप के जीन्स मौजूद है, उस सारी की सारी जो स्पीशी है उसका सारा का सारा जो जेनेटिक मेकअप है तो वो साइंटिस्ट जान लेता है उसके उसी जेनेटिक मैप के जीनोम से।
तो ये हमने स्टडी किया कुछ यूजेस ऑफ जीन मैप। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया जीनोम मैप के बारे में। हमने ये कहा कि हम किसी पर्टिकुलर जीन की लोकेशन को या दो जीन ऑफ इंटरेस्ट के दरम्यान में डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं एक मैप के ज़रिए। और हमारे पास ये जो मैप है तो ये हम स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, और इसके लिए हम दो तरह के मैप को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास है जेनेटिक मैप जिसमें हम इनडायरेक्ट एस्टिमेट बता रहे होते हैं कि जो दो पर्टिकुलर जीन्स हैं तो क्या ये उस क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे के करीब करीब लोकेटेड है या दूर लोकेटेड होते हैं, वो हमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बता रहे होते। जो जेनेटिक मैप है तो ये हमें प्रिसाइज़ लोकेशन नहीं बता रहे होते। प्रिसाइज़ लोकेशन हमें फिज़िकल मैप बता रहा होता है। फिज़िकल मैप हमें ये भी बताता है कि ये जो जीन है तो ये किस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, और ये जो जीन है तो दो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट के दरम्यान में कितने बेस पेयर्स का डिस्टेंस मौजूद होता है। और इसके अलावा हमने ये कहा कि जब हम यही मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उससे पहले हम कुछ जो फेमस जीन्स होते हैं तो उनको हम एज आ लैंडमार्क के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, और फिर उन लैंडमार्क से हम अपने बाकी जीन्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये कोडिंग रीजन में भी आ सकते हैं और नॉन कोडिंग रीजन में भी आ सकते हैं। तो नॉन कोडिंग रीजन में आपने याद रखना है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट्स, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाते हैं। इसके अलावा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स आ जाते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स आ जाते हैं और स्निप्स आ जाते हैं।